मंगलवार को कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा करने वाली मोदी सरकार ने गुरुवार को उनके खास सहयोगी रहे वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की। पिछले 5 दशक से पटना में ही रहकर धारदार पत्रकारिता कर रहे सुरेंद्र किशोर अपनी सादगी, ईमानदारी और शुचिता के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें सत्ता का मोह कभी नहीं रहा। और इन्हीं वजहों से वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के ही नहीं बल्कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के भी लाडले रहे। आज सुबह उठा तो पद्म सम्मानों की पूरी सूची पर निगाह गई। कई परिचित नाम दिखे पद्म भूषण की लिस्ट में, डॉक्टर तेजस पटेल, पत्रकार कुंदन व्यास जैसे। कई बार इनसे मिलना हुआ। गुजरात में लंबा वक्त गुजारने के दौरान बिहार के बिंदेश्वर पाठक का भी नाम दिखा, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। सुलभ आंदोलन के जनक बिंदेश्वर पाठक से कई बार मिलना हुआ था। याद आया कि अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद वो मेरे अनुरोध पर स्वच्छता से जुड़े हुए नेटवर्क 18 के एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इतनी मोहब्बत थी उन्हें सफाई और इससे जुड़े आंदोलन प्रयासों से। पद्म विभूषण और पद्म भूषण वाले नामों को पढ़ते पढ़ते पद्मश्री पाने वालों की लिस्ट पर भी एक निगाह गई और एक नाम पर ठहर गई। नाम था सुरेंद्र किशोर। लग सकता है कि काफी करीबी होंगे इसलिए शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले 20-25 सालों में 2-3 बार ही फोन पर बात हुई है। इन गिनी चुनी बातचीत में भी आखिरी बातचीत कर्पूरी ठाकुर को लेकर 2 दिन पहले ही, जब मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की। सुरेंद्र किशोर से आमने सामने मिलना कभी नहीं हुआ। बिहार की राजधानी पटना में मैंने कभी लंबा काम भी नहीं किया, कभी पोस्टिंग नहीं रही। चुनाव के समय 2-4 दिन गुजारता था, वो भी रिपोर्टिंग के दिनों में। बिहार जन्मभूमि प्रदेश जरूर है, लेकिन कर्मभूमि गुजरात ही रही करीब 1.5 दशक तक। गुजरात में सैकड़ों पत्रकारों और समाज के तमाम बड़े चेहरों को जानता हूँ, लेकिन बिहार में गिने चुने पत्रकारों को ही। समाज के बाकी हिस्से से परिचय और भी कम। फिर सुरेंद्र किशोर की चर्चा क्यों? वजह खास है। कर्पूरी ठाकुर की तरह सुरेंद्र किशोर भी सादगी की मूर्ति हैं। नक्सिक ईमानदार हैं, प्रामाणिक हैं, सच्चे समाजवादी आचार विचार के हैं, लेकिन विचारधारा के नाम पर अंधे नहीं हैं। जो कुछ अच्छा हो रहा है उसकी सराहना करते हैं, गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सावधान करते हैं, वो भी अपनी कलम से। मेरे मन में ये तस्वीर उनकी लेखनी से बनी, उनके बारे में जानने वालों से चर्चा के दौरान बनी, सुरेंद्र किशोर से हुई गिनी चुनी लेकिन यादगार टेलीफोनिक बातचीत के आधार पर बनी। रिकॉर्ड के तौर पर सुरेंद्र किशोर बिहार में राजधानी पटना से सटे छपरा जिले के एक गांव भरौपुर रामपुर से आते हैं। परिवार समृद्ध, खेतीबाड़ी भरपूर, लेकिन सुरेंद्र किशोर युवा दिनों से ही विद्रोही। जिस जमाने में बिहार में दहेज लेना सामान्य शिष्टाचार होता था, उस जमाने में अपने पिता शिवनंदन सिंह की इच्छा के खिलाफ जाकर शादी की, वो भी बिना दहेज लिए। नाराज पिता शादी में शामिल नहीं हुए। सबसे महत्वपूर्ण बाराती थे कर्पूरी ठाकुर, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और अभी 3 दिन पहले ही मोदी सरकार की तरफ से मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे गए कर्पूरी ठाकुर और सुरेंद्र किशोर के जुड़ाव की कहानी भी अनूठी है। जिन दिनों कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके पास समाजवादी युवजन सभा से जुड़ा एक तेज तर्रार युवक छात्रों की समस्या लेकर आया। पुरजोर ढंग से सिफारिश की और चला गया। छात्रों की समस्या को दूर करने के लिए आवेदन भी बढ़िया ढंग से लिखा हुआ, सुंदर हस्तलिपि में। जाने के बाद वहां बैठे किसी नेता ने कर्पूरी ठाकुर से कहा कि आपने इस युवा को ध्यान से सुना क्या? इसने लगातार दूसरों के बारे में बात की, अपने लिए तो एक शब्द नहीं बोला। अमूमन होता तो ये है कि लोग नेताओं के पास अपने फायदे, अपने काम के लिए ज्यादा पहुंचते हैं, और ये युवा किसी और की लड़ाई लड़ने आया है। इसकी बातचीत से ईमानदारी झलकती है। कर्पूरी ठाकुर को ये बात समझ में आ गई और अपनी एक पीड़ा समस्या की तरफ भी ध्यान गया। खुद तो राजनीति में ईमानदारी और शुचिता के आग्रही थे कर्पूरी ठाकुर, लेकिन कोई निजी सहायक ऐसा नहीं मिल रहा था जो ईमानदार भी हो और काम करने में भी निपुण व तेज तर्रार हो। अगर व्यक्ति ईमानदार होता है तो अपनी ईमानदारी के बोझ तले दबकर ज्यादातर मामलों में उद्दंड हो जाता है, सहज नहीं रह पाता। और अगर बंदा काम का हो तो ज्यादातर मामलों में ईमानदार नहीं होता, चालू पुर्जा होता है, 3 तेहरा करने में संकोच नहीं करता। कर्पूरी ठाकुर ने इस युवा को अपने साथ जोड़ने की पहल की। अपने 2 प्रमुख साथियों सभापति सिंह और राम बहादुर सिंह को इस युवक के पास भेजा। सुरेंद्र किशोर उस जमाने में छपरा के मशहूर राजेंद्र कॉलेज में पढ़ते थे और पढ़ाई के दौरान ही समाजवादी आंदोलन से जुड़ गए थे। छात्र संगठन समाजवादी युवजन सभा में तेजी से उभर रहे थे, लेकिन सुरेंद्र किशोर ने इन दोनों नेताओं की बात नहीं मानी। ये भी तब जबकि मनुहार करने के लिए आए नेता सामान्य नहीं थे। बिहार की राजनीति में बड़े हस्ताक्षर थे। राम बहादुर सिंह तो बाद में केंद्रीय मंत्री भी रहे। आखिरकार
कर्पूरी ठाकुर ने खुद सुरेंद्र किशोर को मनाने की सोची। तब तक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना पहला कार्यकाल दिसंबर 1970 से जून 1971 के बीच पूरा कर चुके थे और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार में उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे 1967 से 1968 में। कर्पूरी ठाकुर और सुरेंद्र किशोर की मुलाकात भी विचित्र संयोग में हुई। 1972 के उस साल में कॉलेज में इतिहास विषय में स्नातक की पढ़ाई करते हुए ही सुरेंद्र किशोर छपरा में समाजवादी पार्टी की जिला इकाई के सचिव बन चुके थे। लोकमुख नामक एक साप्ताहिक पत्रिका से भी जुड़ चुके थे। कॉलेज के बाद जब सुरेंद्र किशोर पार्टी कार्यालय पहुंचे तो देखा कि जमीन पर बिछी दरी पर एक व्यक्ति सोया हुआ है। ध्यान से देखा तो पता चला कि कर्पूरी ठाकुर है। साल भर पहले तक बिहार का मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ है। पूछा तो बताया कि आपको मनाने आया हूँ। कर्पूरी का आग्रह, आप मेरे साथ काम करें। यह आग्रह क्यों, इसकी भी वजह कर्पूरी ठाकुर ने बताई। कोई ढंग का ऐसा आदमी नहीं मिल रहा निजी सहायक के तौर पर जो तेज भी हो और ईमानदार भी हो। कर्पूरी ठाकुर का यह पुरजोर आग्रह सुरेंद्र किशोर को स्वीकार करना पड़ा। ठाकुर के निजी सहायक के तौर पर सुरेंद्र किशोर 1972 से 73 में उनके घर पर ही रहे। कर्पूरी ठाकुर की सादगी, ईमानदारी और शुचिता को करीब से देखा, प्रभावित भी हुए। सरकारी आवास में ज्यादा लोग सो पाए, इसके लिए परिवार और अपनी दिक्कत की चिंता किए बगैर घर से चौकियां और पलंग तक हटवा दी थी कर्पूरी ठाकुर ने। जमीन पर दरी बिछाकर सोते थे लोग। इन्हीं में एक सुरेंद्र किशोर भी थे। कर्पूरी जी के साथ काम करते हुए ही सुरेंद्र किशोर ने छात्र आंदोलन को भड़कते हुए भी देखा। जो आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ था, नवनिर्माण के तौर पर और जेपी की अगुवाई में बिहार में संपूर्ण क्रांति की पुकार तक गया। छात्रों के इस आंदोलन को कुचलने के लिए बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर ने गोलियां भी चलवाई। जल्द ही आपातकालीन भी देखा सुरेंद्र किशोर ने। साप्ताहिक पत्रिका प्रतिपक्ष से भी जुड़ चुके थे। तब तक इमरजेंसी के खिलाफ खुद सक्रिय थे, पत्नी रीता भी। जैसे ही गिरफ्तारी की भनक लगी, सुरेंद्र किशोर भूमिगत हो गए। आखिरकार आंदोलन की लोग धीमी तो नहीं पड़ने देनी थी। पत्नी घर में पड़ा सामान लाद कर गंगा नदी को स्टीमर के जरिए पार कर जब छपरा के पुश्तैनी घर पहुंची तो सुरेंद्र किशोर के पिता ने बहू से पूछ लिया, ये गट्ठर गंगा में ही क्यों नहीं बहा दिया। पता चला कि सामान के नाम पर जो गट्ठर था वो था अखबार की कटिंग, किताबें और पत्रिकाओं का एक बड़ा जखीरा। पिता अंदर से खिंचे हुए थे। आखिर छोटे मोटे जमींदार रहे थे। बेटे ने शादी करते समय पिता की बात नहीं मानी थी तो ठाकुर का रौद्र रूप दिखाते हुए पिता शादी में शामिल नहीं हुए थे। सुरेंद्र किशोर की शादी में बारात सोनपुर गई तो उसमें जो ठाकुर शामिल हुए थे वो थे कर्पूरी ठाकुर। सुरेंद्र किशोर ने हजाम ठाकुर का आशीर्वाद अंगीकार किया था, पिता के तौर पर राजपूत ठाकुर का नहीं। बिना तिलक दहेज के उस समय शादी करना अपने आप में क्रांतिकारी था। अक्खड़ सुरेंद्र किशोर ही ऐसा कर सकते थे, पिता के विरोध की परवाह किए बगैर। इंदिरा गांधी को हराने वाले राजनारायण की बात भी उन्होंने कहाँ मानी थी, जो उनकी शादी किसी डॉक्टर लड़की से कराना चाह रहे थे। सुरेंद्र किशोर का अक्खड़पन पूरी जिंदगी जारी रहा। आपातकाल के दिनों में जॉर्ज फर्नांडिस के करीबी साथी थे सुरेंद्र किशोर। जॉर्ज के साथ बेंगलुरु जाकर डायनामाइट से विस्फोट करने की ट्रेनिंग भी ली थी। बड़ौदा डायनामाइट केस में जब जॉर्ज की गिरफ्तारी हुई तो इंदिरा सरकार और पुलिस सुरेंद्र किशोर को भी इसके तहत गिरफ्तार करने के लिए छटपटा रही थी। आखिर उसे ये साजिश करनी थी कि इंदिरा गांधी के सामने आपातकाल में जो बड़ा विरोध और संघर्ष हो रहा है उसके पीछे चीन का हाथ है। सुरेंद्र किशोर पर यह आरोप मढ़ा जाना था कि वही नेपाल जाकर चीन के एजेंट से पैसा लेकर आए, जिसके जरिए डायनामाइट कांड की साजिश रची गई थी, फंडिंग की गई। सुरेंद्र किशोर ने इंदिरा सरकार के इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया। पुलिस के हाथ नहीं आए। पत्नी जरूर जेल गई इस दौरान, अपनी धारदार लेखनी से इमरजेंसी के खिलाफ लेख लिखने के कारण। आपातकाल खत्म होने के बाद जनता मोर्चा के तहत 1977 का चुनाव लड़ने की बारी आई तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सुरेंद्र किशोर को भी चुनाव लड़ने के लिए कहा, लेकिन सुरेंद्र किशोर इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें मालूम था कि वह आसानी से जीत जाएंगे आपातकाल के बाद की जनता लहर में, लेकिन उन्हें सत्ता का गलियारा पसंद नहीं था। कलम के साथ लोगों के लिए संघर्ष करना पसंद था। यही वजह थी जब जनता पार्टी की सरकार बनी और उद्योग मंत्री बने जॉर्ज फर्नांडिस तो उन्होंने अपने सहायक के तौर पर सुरेंद्र किशोर को मंत्रालय में लाना चाहा। इसके लिए भी सुरेंद्र किशोर ने मना कर दिया। यही नहीं, सुरेंद्र किशोर ने जॉर्ज की तब आलोचना की जब यह आरोप लगा कि धनबाद के बड़े कोयला माफिया सूरज देव सिंह से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने मदद ली है। सुरेंद्र किशोर तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की आलोचना करने से भी नहीं चूके जब वो देश के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं सूरज देव सिंह के यहाँ चूड़ा दही खाने पहुंचे थे। अपने समाजवादी नेताओं की बखिया उधेड़ने से भी उन्हें परहेज नहीं था अगर वो कुछ गलत कर रहे हों तो। विचारधारा सुरेंद्र किशोर के लिए सच्चाई बयान करने में बाधा नहीं बनी। जो
जो सही लगा उसका समर्थन किया। राजनीतिक विचारधारा भले ही समाजवादी रही हो, लेकिन इस विचारधारा से बाहर का भी कोई व्यक्ति अगर अच्छा कर रहा हो तो बेहिचक उसकी तारीफ कर देते हैं सुरेंद्र किशोर। हाल के सालों में कई दफ़ा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों की सराहना की। एक खाँटी समाजवादी से जल्दी ये कोई उम्मीद नहीं कर सकता। सच को कहने का साहस भले ही विचारधारा की वजह से प्रभावित ना हुआ हो, लेकिन निजी जीवन में खाँटी समाजवादी हैं सुरेंद्र किशोर। जिंदगी भर पटना में रहते हुए पत्रकारिता की, लेकिन राजधानी पटना में एक घर नहीं बना पाए। पटना से काफ़ी बाहर कोरजी नाम के एक गांव में रहते हैं सुरेंद्र किशोर। कुछ लाख रुपए की जमा पूंजी से किसी तरह बना घर, पिता से कभी कोई सहायता नहीं ली। घर पर भी 2-4 कुर्सियों और चौकी के अलावा कुछ नहीं। समृद्धि के कहीं लक्षण नहीं। आखिर ज़मीर के साथ ज़मीन की पत्रकारिता करने में पैसे कहाँ बनते हैं। पत्नी भी तो सामान्य शिक्षिका ही रही, जो काफ़ी पहले रिटायर हो चुकी हैं। आज़ादी से ठीक पहले 2 जनवरी 1947 को जन्मे सुरेंद्र किशोर जब युवा दिनों में समाजवादी छात्र आंदोलन से जुड़े थे तो लालू प्रसाद यादव भी उन दिनों छात्र राजनीति ही कर रहे थे। दोनों का गहरा परिचय है। नीतीश कुमार से भी वैसा ही संबंध है। 1990 से ही बिहार की राजनीति लालू और नीतीश के हाथ में रही है। शुरुआती 1.5 दशक में लालू और उनके कुनबे के हाथ में बिहार का नेतृत्व रहा, तो बाद के दौर में नीतीश कुमार के। लेकिन दोनों से कभी एक पैसे का फायदा नहीं लिया सियासत के इस सीनियर ने। बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने 1990 में, तो उन्होंने पत्रकारों के लिए पटना में घर की व्यवस्था करने की सोची। सहकारी आवासीय कॉलोनी बनाकर उसमें प्लॉट अलॉट किए। इससे जुड़ी लिस्ट जब लालू के पास गई तो उन्होंने पूछा कि इसमें सुरेंद्र भाई का नाम क्यों नहीं है। बताया गया कि उन्होंने अपना नाम देने से मना कर दिया। लालू ने कहा कि अगर पत्रकारों की कॉलोनी बनानी है और सुरेंद्र किशोर ही उसमें नहीं है तो फिर कॉलोनी भला किस लिए और किसके लिए। फाइल उठाकर फेंक दी। ये किस्सा सुरेंद्र किशोर के जीवन के बारे में बताता है, उनकी ईमानदारी और शुचिता के बारे में। लालू उन्हें एक समय बिहार विधान परिषद का सदस्य भी बनाना चाह रहे थे, लेकिन सुरेंद्र किशोर ने इसके लिए साफ मना कर दिया था। आज के दौर में जब पत्रकार और पत्रकारिता दोनों पर लांछन लगाना सामान्य शिष्टाचार हो गया है, हर राजनीतिक दल और नेता अपने अनुकूल कवरेज लेखन नहीं होने पर पत्रकारों के बिके होने का आरोप लगाने से नहीं चूकते। गाहे बगाहे पत्रकारों के भ्रष्टाचार की खबरें भी आती रहती हैं। वैसे दौर में अपना दामन बचाते हुए, सत्ता के तमाम लोभ से दूर रहते हुए गांव में बैठकर देश और दुनिया के ज्वलंत मुद्दों के बारे में बेबाकी से लिखना सुरेंद्र किशोर की पहचान है। उनका घर आर्थिक तौर पर समृद्ध नहीं, लेकिन बौद्धिक तौर पर खजाना है। नामवर सिंह से लेकर राजेंद्र माथुर, गणेश मंत्री और प्रभाष जोशी तक उनकी लाइब्रेरी के कायल रहे हैं। सुरेंद्र किशोर की निजी लाइब्रेरी में दस्तावेजों और किताबों की भरमार है, इसलिए हर बात तथ्यों के साथ लिखते हैं और कोई काट नहीं पाता। प्रदीप, जनता, आज, धर्मयुग, माया, दिनमान, रविवार, नई दुनिया, जनसत्ता, हिंदुस्तान जैसे कई अखबार और पत्र पत्रिकाओं में काम करने के बाद रिटायर हुए सुरेंद्र किशोर 76 साल की उम्र में भी धारदार लिख रहे हैं। अखबार से लेकर वेबसाइट के लिए फ्रीलांसर के तौर पर, बिजनेस की दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट मनी कंट्रोल के लिए भी नियमित तौर पर लिखते हैं सुरेंद्र किशोर। विचार से समाजवादी, लेखन में ईमानदारी, लेकिन जीवन शैली में मोरारजी की परंपरा के हैं सुरेंद्र किशोर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की तरह सुरेंद्र किशोर भी खाने पीने में संयमित हैं, जीवन शैली में कोई समझौता नहीं करते। ऐसा बताते हैं कि जब मोरारजी की सरकार जा रही थी तब भी वो रात को 10 बजे सोने चले गए थे, अपने सहायक से ये कहते हुए कि देश पर बम गिर जाए तो जगाना। वैसे ही सुरेंद्र किशोर भी शाम में जल्दी ही सोने चले जाते हैं। मोबाइल पर बातचीत कम ही करते हैं, ज़्यादा समय लेखन में बिताते हैं। टीवी के पर्दे पर आने का शौक नहीं है। बताते हैं कि इस पकी उम्र में जितना समय है लेखन में बिताया जाए, पता नहीं जीवन की डोर कब कट जाए। पिछले कुछ महीनों से अपने साथियों मित्रों के आग्रह पर जीवनी लिख रहे हैं। पूरी हुई तो पिछले 7 दशक के बिहार ही नहीं, देश की भी राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति का मजबूत दस्तावेजीकरण होगा। सुरेंद्र किशोर सत्ता के गलियारों से कोसों दूर है, तब भी उनको पद्मश्री मिलना चौंका गया। कभी अपने लिए पैरवी नहीं कर सकते, अपनी पैरवी करने के लिए कर्पूरी ठाकुर भी नहीं बचे हैं। 1988 में काल कलवित हो गए। लेकिन ये सुखद संयोग है कि महज 3 दिनों के अंदर पहले मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की, तो 2024 के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री। खाटी समाजवादी पृष्ठभूमि के इन 2 बड़े हस्ताक्षरों का आरएसएस से समाज जीवन की शुरुआत करने वाले और बीजेपी को अपनी अगुवाई में 2014 से ही केंद्र में सत्तारूढ़ करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के रहते हुए राष्ट्र के 2 बड़े सम्मान मिलना भी एक बड़ा संकेत है और संदेश भी। समाज के लिए आपका योगदान
शुचिता और ईमानदारी राष्ट्र की तरफ से कृतज्ञता जताने के मामले में बाधा नहीं बन सकती। मोदी सरकार ने ये साफ कर दिया है, जो काम समाजवादी पृष्ठभूमि के नेताओं के केंद्र में सत्तारूढ़ होते हुए नहीं हो पाया, वो काम नरेंद्र मोदी ने किया। सुरेंद्र किशोर की डायरी में ये भी कलमबद्ध हो जाएगा, समय के हस्ताक्षर के तौर पर। फिलहाल तो बधाई सुरेंद्र किशोर जी को।